नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा अपने YouTube चैनल टारगेट विथ महेंद्र में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है दोस्त गुप्त साम्राज्य, और गुप्त साम्राज्य का जो टाइम पीरियड है वह है 275 से लेकर 300 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक है उसका नाम है श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी है वो है पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य की जो मुद्रा है वो है दिनार। गुप्त साम्राज्य का जो राजकीय चिन्ह है वह है गरुड़। गुप्त साम्राज्य की जो भाषा है वो है संस्कृत। गुप्त साम्राज्य का जो धर्म है वह है वैष्णव अथवा शैव। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि दो धर्म अपना रहे हैं। जैसे आप देखेंगे समुद्रगुप्त को, जैसे आप देखेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, तो इन लोगों ने परम भागवत की उपाधि धारण किया है, परम भट्टारक की उपाधि धारण किया है, अश्वमेध यज्ञ किया है। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि वैदिक धर्म से प्रभावित थे और वैष्णव धर्म को अपनाया है इन लोगों ने। शैव धर्म आप देखेंगे, कुमारगुप्त का जो सिक्का है उस पर कार्तिकेय का अंकन है, कार्तिकेय भगवान शिव के बेटे हैं। आप स्कंदगुप्त के सिक्के देखेंगे तो उस पर वृषभ आकृति बनी हुई है, वृषभ भगवान शिव का सवारी है, बैल है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो गुप्त शासक थे वो वैष्णव धर्म के भी मानने वाले थे और शैव धर्म के भी मानने वाले थे। बाद के आप शासक देखेंगे पुरुगुप्त को, बुद्धगुप्त को, तो कमजोर शासक थे वो लोग, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगर हम गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। तो दोस्तों आइए बात करते हैं सबसे पहले गुप्त वंश के पहले शासक श्रीगुप्त के बारे में हम बात करते हैं। गुप्त वंश के पहले शासक श्रीगुप्त के बारे में हम बात करते हैं तो श्रीगुप्त का जो टाइम पीरियड है वह 275 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी है। लगभग 25 वर्ष तक श्रीगुप्त ने पाटलिपुत्रा की गद्दी पर शासन किया और यह कुषाणों का सामंत था। यह कुषाणों का सामंत था, कुषाणों का सामंत था। और बाद में जब कुषाण सत्ता कमजोर हुई तो उसका लाभ उठा करके उसने एक अलग साम्राज्य की स्थापना कर लिया और उस अलग साम्राज्य का नाम था गुप्त साम्राज्य। और अगर हम श्रीगुप्त के उपाधि की बात करें तो श्रीगुप्त ने सामंतों वाली उपाधि भी धारण किया था और उस उपाधि का नाम है महाराजा। यही वजह है कि श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है, क्योंकि इसने सामंतों वाली उपाधि धारण किया था। श्रीगुप्त के बाद जो गद्दी पर बैठा है वो उसका बेटा गद्दी पर बैठा है और उसका नाम है घटोत्कच। और अगर हम घटोत्कच की उपाधि की बात करें तो घटोत्कच की उपाधि भी महाराजा थी। और यही वजह है कि घटोत्कच को भी जो है हम गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक नहीं मानते हैं। तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक हम किसे मानते हैं तो वह है चंद्रगुप्त प्रथम। और इसका जो टाइम पीरियड है वह है 319 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी, 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी। घटोत्कच का जो टाइम पीरियड है वह है 300 ईस्वी से लेकर के 319 ईस्वी। ठीक है, श्रीगुप्त 275 से 300 ईस्वी तक शासन किया, घटोत्कच 300 से 319 ईस्वी तक शासन किया, सामंतों वाली उपाधि धारण किया, महाराजा, इसीलिए वास्तविक संस्थापक इसे नहीं कहा जाता। चंद्रगुप्त प्रथम का जो टाइम पीरियड है वो 319 से 335 ईस्वी है। अगर चंद्रगुप्त प्रथम के हम राज्याभिषेक की बात करें तो इसका जो राज्याभिषेक हुआ है वह 319 ईस्वी में हुआ है, जो गुप्त संवत का प्रतीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए कि गुप्त संवत का प्रारंभ कब होता है तो आप साफ साफ कह सकते हैं जब चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ है उसी समय से गुप्त संवत प्रारंभ हुआ है। तो इसका राज्याभिषेक कब हो रहा है 319 ईस्वी में, तो गुप्त संवत भी प्रारंभ कब होगा 319 ईस्वी से। गुप्त संवत की जो समानता की गई है या जो साम्यता की गई है वह वल्लभी संवत से की गई है, वह वल्लभी संवत से की गई है, क्योंकि वल्लभी संवत का प्रारंभ भी 319 ईस्वी में हुआ है और वल्लभ नाम के राजा ने इसकी शुरुआत की थी, वल्लभी संवत की शुरुआत की थी। अगर चंद्रगुप्त प्रथम के हम राज्याभिषेक की बात करें
अगर हम चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक की बात करें तो यही बताया मैं 319 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ था। अगर चंद्रगुप्त प्रथम के हम उपाधि की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि है महाराजाधिराज। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि है महाराजाधिराज। तो यहाँ पर देखिएगा उस समय जो महाराजा उपाधि धारण की जाती थी वो सामंतों की उपाधि थी, है ना, लेकिन जो महाराजाधिराज की उपाधि थी वह एक स्वतंत्र और बड़े राजा की उपाधि थी। तो चूंकि पहली बार गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया, इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और आगे देखते हैं दोस्त, अगर हम चंद्रगुप्त प्रथम के विवाह की बात कर लें कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था, जो लिच्छवी कन्या, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कन्या से विवाह किया था और इस लिच्छवी कन्या का नाम था कुबेर कुमार देवी। इसका नाम था कुमार देवी। तो एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी मिलाने के लिए कि बताइए श्री जो है चंद्रगुप्त प्रथम के पत्नी का क्या नाम था, तो कुमार देवी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के पत्नी का क्या नाम था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पत्नी थी उसका नाम था ध्रुव देवी, है ना। समुद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम था, तो दत्त देवी। और मिलाने के लिए दे देगा। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम का जो विवाह हुआ है वह लिच्छवी कन्या से हुआ है और उस लिच्छवी कन्या का नाम है कुमार देवी। 3 क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था कि उसने किस किस प्रकार का सिक्का चलाया, तो आप देखेंगे वह 3 प्रकार का सिक्का चलाया था। पहला सिक्का था लिच्छवी प्रकार का सिक्का, पहला था लिच्छवी प्रकार का, दूसरा था कुमार देवी प्रकार का, कुमार देवी प्रकार का, तीसरा सिक्का था राजा रानी प्रकार का, राजा रानी प्रकार का। तो 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे। पहला सिक्का लिच्छवी प्रकार का, क्योंकि उसकी पत्नी कुमार देवी किस वंश की थी, लिच्छवी वंश की। दूसरा अपनी पत्नी का नाम था के नाम पर कुमार देवी प्रकार का, और तीसरा राजा रानी प्रकार का सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो गद्दी पर बैठा है वह बहुत ही बड़ा शासक है और उसका नाम है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड है वह 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक का है। बहुत बड़ा शासक है। यही वजह है कि इतिहासकार स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा, भारत का नेपोलियन कहा, नेपोलियन कहा, भारत का नेपोलियन कहा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। क्यों भारत का नेपोलियन कहा है, क्योंकि इसने अपने जीवन में 99 युद्ध लड़े थे और किसी भी युद्ध में इसे पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा था। इसीलिए इतिहासकार स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। और मुझे लगता है कि नेपोलियन से भी बड़ी उपाधि इसको दी जानी चाहिए थी, क्योंकि नेपोलियन बाद में युद्ध हार भी जाता है, लेकिन समुद्रगुप्त ने अपनी जिंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। आप एक गुप्त शासक है जिसका नाम है बुद्धगुप्त, और बुद्धगुप्त ने एक लेख जारी किया था। उस लेख का नाम है एरण अभिलेख, है ना। और यहीं पर जो आप देखेंगे भानुगुप्त ने भी एक लेख जारी किया था। भानुगुप्त का लेख का नाम भी एरण अभिलेख है। इसी प्रकार से समुद्रगुप्त ने भी एक लेख जारी किया था एरण में ही, और उसका नाम भी एरण अभिलेख है। तो अभी तक आप लोग जानते थे कि एरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख हुआ है 510 ईस्वी में, और उस अभिलेख को भानुगुप्त ने चलाया था। लेकिन हम आपको बता रहे हैं एरण से 3 अभिलेख मिले हैं। एक भानुगुप्त का अभिलेख मिला है, एक बुद्धगुप्त का अभिलेख मिला है,
एक समुद्रगुप्त का अभिलेख है जो आजकल नहीं मिलता है, लेकिन समुद्रगुप्त का जो एरण अभिलेख है उसी में समुद्रगुप्त की तुलना यम तथा कुबेर से की गई, यम तथा कुबेर से की गई है। इसमें यम का मतलब होता है यमराज, यानी कि समुद्रगुप्त जब नाराज होता था तो यह यमराज का रूप ले लेता था। और कुबेर मतलब होता है धन का स्वामी, अगर खुश होता था तो वह धन दौलत से लोगों को तौल देता था। तो अगर पूछा जाए कि समुद्रगुप्त को किसके समान बताया गया है, तो आप बताएंगे समुद्रगुप्त के एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त को यमराज और कुबेर के समान बताया गया है। अगर आपको समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी चाहिए तो समुद्रगुप्त के जानकारी के केवल दो स्रोत हैं। पहला स्रोत है समुद्रगुप्त के सिक्के और दूसरा स्रोत है हरिसेन का, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। अब प्रशस्ति और अभिलेख में क्या अंतर है मित्र? अभिलेख में बड़ाई नहीं की जाती, किसी शासक के एक्चुअल कार्य को उसमें लिख दिया जाता है। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा होता है ना, वो प्रशंसा में चीजें लिखी जाती है। तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा किया गया है। अब क्वेश्चन ये पूछता है हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में है, तो हरिसेन का जो प्रयाग प्रशस्ति वह संस्कृत भाषा में। और अगर पूछा जाए कि इसकी शैली क्या है, तो इसकी शैली है चंपू शैली। इसकी शैली कैसी है? चंपू शैली। और चंपू शैली किसे कहते हैं? वह वाक्य जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। जब किसी चीज की रचना गद्य पद्य दोनों में किया जाता है तो उसको चंपू शैली कहते हैं। तो अगर पूछा जाए प्रयाग प्रशस्ति की शैली क्या है, तो चंपू, और भाषा क्या है, तो संस्कृत। और कितनी पंक्तियां लिखी गई हैं, तो इस पर 33 पंक्तियां लिखी गई हैं। और इस 33 पंक्तियों में समुद्रगुप्त के पूरे विजयों का जो है उस पर पूरा जिक्र किया गया है। समुद्रगुप्त पहला शासक है भारत का, प्राचीन भारत का, जिसने अलग अलग राज्यों को जीतने के बाद, जिसने अलग अलग राज्यों को जीतने के बाद अलग अलग नीतियां अपनाई, अलग अलग नीतियां अपनाई। जैसे उसने उत्तरी भारत को जीता तो उसको प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। उसने दक्षिणी भारत को जीता तो जीत कर उनके राज्य को वापस कर दिया, बदले में उनसे टैक्स लिया, है ना। तो आज आइए देखते हैं आगे उसकी अलग अलग नीतियां क्या थी। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है दोस्त, ठीक है। मिटा रहे हैं इसको। अब सबसे पहले हम समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में बात करेंगे कि समुद्रगुप्त ने कितनी विजय की थी, कैसी कैसी विजय की थी। तो सबसे पहले हम उत्तरी विजय की बात करते हैं। सबसे पहले हम समुद्रगुप्त के उत्तरी विजय की बात करते हैं। तो समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के कुल 12 राज्यों को जीता, 12 राजाओं को पराजित किया, है ना। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के कुल 12 राजाओं को पराजित किया अथवा 12 राज्यों को जीत लिया, है ना। जिसमें पहली बार उसने 3 राजाओं को पराजित किया, 3 राजाओं को पराजित किया। पहली बार में उसने 3 राजाओं को पराजित किया। अब वो 3 राजा कौन कौन से हैं? पहला राजा है कोत कुलज, दूसरा राजा है अच्युत, दूसरा राजा है अच्युत, और तीसरा राजा है नागसेन, नागसेन। तो आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत के विजयों को वह 2 बार में करता है। पहली बार में उसने 3 राजाओं को पराजित किया है, कोत कुलज को, अच्युत को, नागसेन को। और दूसरी बार में उसने
9 राजाओं को पराजित किया। दूसरी बार में उसने 9 राजाओं को पराजित किया, 9 राजाओं को पराजित किया। तो टोटल कितने राजा हो गए? 12 राजा हो गए। तो यानी कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 12 राजाओं को जीतकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला दिया, राजाओं को पराजित किया और उसके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है। और अगर आप प्रयाग प्रशस्ति पढ़ेंगे, अगर आप प्रयाग प्रशस्ति पढ़ेंगे तो इस नीति को कहा गया है प्रसवोद्धारण की नीति। इस नीति को कहा गया है प्रसवोद्धारण की नीति, प्रसवोद्धारण की नीति कहा गया है प्रयाग प्रशस्ति में। और प्रसवोद्धारण की नीति का मतलब होता है प्रत्यक्ष, प्रसवोद्धारण की नीति का मतलब होता है प्रत्यक्ष, उस पर प्रत्यक्ष शासन कर रहा है, उसको अपने साम्राज्य में मिलाकर शासन कर रहा है ना। तो यहाँ देखिए उत्तरी विजय में उसने 12 राजाओं को पराजित किया। पहली बार में 3 राजाओं को पराजित किया जिसका नाम है पोतकुलज, अच्युत, नागसेन। दूसरी बार में उसने 9 राजाओं को पराजित किया और उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। प्रयाग प्रशस्ति में उसकी इस नीति को प्रसवोद्धारण की नीति कहा गया, यानी कि प्रत्यक्ष नीति कहा गया है। दूसरा है दक्षिणा या दक्षिणी विजय। दूसरा है दक्षिण भारत की विजय या दक्षिणी विजय। अगर दक्षिण भारत की बात हम करें तो यहाँ भी उसने कुल 12 राजाओं को पराजित किया। यहाँ भी उसने कुल 12 राजाओं को पराजित किया। ठीक है। लेकिन उसको अपने राज्य में नहीं मिलाया, लेकिन उसको अपने राज्य में नहीं मिलाया। यही वजह है राय चौधरी ने, यही वजह है कि राय चौधरी ने इसको धर्म विजय की संज्ञा दी है। यही वजह है कि राय चौधरी ने इसे धर्म विजय की संज्ञा दी है। और प्रयाग प्रशस्ति में उसके दक्षिणी विजय को कहा गया है ग्रहण मोधानुग्रह, यानी कि वह दक्षिण भारत के राज्यों को जीतता जरूर है लेकिन उसको अपने राज्य में मिलाता नहीं है, बल्कि जीत कर उस राजा को उसका राज्य वापस कर देता है और बदले में उससे केवल टैक्स लेता है, बदले में केवल उससे कर लेता है। यही वजह है कि राय चौधरी ने उसको कहा है कि धर्म विजय है ना, अनुचित विजय नहीं किया है। प्रयाग प्रशस्ति में उसकी इस विजय की नीति को कहा गया है ग्रहण मोधा अनुग्रह की नीति। इसके बाद हम तीसरा उसका आठविक राज्यों का विजय देखते हैं। आठविक राज्यों का विजय, आठविक राज्यों का विजय। आठविक मतलब होता है जंगली, आठविक मतलब होता है जंगली। जंगली राज्यों को विजित करने के बाद समुद्रगुप्त ने क्या किया, तो आप देखेंगे इन राज्यों को जीतने के बाद, इन राज्यों को जीतने के बाद समुद्रगुप्त ने उन्हें अपना सेवक बना लिया, उन्हें अपना सेवक बना लिया। यानी कि सब वो जो आत्मिक लोग थे, बड़े बड़े बेकार टाइप के लोग थे, लोगों का बड़ा लूटते थे, लूटते थे, उनका सामान लूट लेते थे, उनको जान से मार देते थे, आने जाने में यात्रियों को असुविधा होती थी। तो समुद्रगुप्त ने उनको पराजित करके उनको अपना दास बना लिया, उनको अपना गुलाम बना दिया। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अगली हेडिंग है चौथी, सीमावर्ती राज्यों का विजय। सीमावर्ती राज्यों का विजय। समुद्रगुप्त ने अपने सीमावर्ती राज्य, जो उसके साम्राज्य से सटे हुए राज्य थे, उनके साथ उसने कौन सी नीति अपनाई, वही हमको जानना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसके सीमावर्ती राज्यों में कौन कौन से राज्य थे। तो इसमें जो है, इसके सीमावर्ती राज्यों में अगर हम देखें तो इसमें समतट है। समतट, समतट मतलब होता है पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल, जिसको आजकल हम कहते हैं बांग्लादेश। दूसरा जो सीमावर्ती राज्य है उसका नाम है डबक। डबक मतलब होता है पूर्वी असम। डबक मतलब होता है पूर्वी असम। तीसरा इसका जो सीमावर्ती राज्य था वो था कामरूप। कामरूप को हम कहते हैं असम। ठीक है। इसके बाद था चौथा राज्य कीर्तिपुर। चौथा था कीर्तिपुर, जिसको आजकल हम कहते हैं पंजाब। और पांचवा राज्य था नेपाल। और पांचवा राज्य था नेपाल। तो आप देखेंगे कि ये जो 5 सीमावर्ती राज्य थे, समतट पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश, डबक पूर्वी असम, कामरूप असम पूरा असम, कीर्तिपुर पंजाब और नेपाल, इन राज्यों को जीतने के बाद उसने उनसे कर लिया, और जो कर दिया वो जीवित रहे, और जो कर नहीं दिया उनको मार दिया। तो बात आती है कि सीमावर्ती राज्यों के साथ उसने कौन सी नीति अपनाई थी। तो उसने नीति अपनाई थी सर्व कर दाना आज्ञा कारण प्राणा मागनम। बड़ा लंबा नीति है उसका। सर्व कर दाना आज्ञा कारण प्राणा मागनम। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये बताइए समुद्रगुप्त ने सीमावर्ती राज्यों के साथ कौन सी नीति अपनाई है। तो उसकी नीति है सर्व कर दाना आज्ञा कारण प्राणा मागनम, यानी कि आप कर दीजिए और अपनी जिंदगी हमसे भिक्षा में लीजिए। अगर आप कर नहीं देंगे तो हम आपको जान से मार देंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। विदेशी शक्तियों से उसका क्या संबंध था, इस पर हम बात करते हैं। तो सीमावर्ती राज्य थे। ठीक है, अगला हम देखते हैं विदेशी शक्तियों से संबंध। समुद्रगुप्त का विदेशी शक्तियों से संबंध, और विदेशी शक्तियों से उसका क्या संबंध था, इसकी जानकारी अगर आपको करनी है तो आपको एक प्रशस्ति पढ़ना पड़ेगा, और उस प्रशस्ति का नाम है प्रयाग प्रशस्ति। तो आइए जानते हैं विदेशी शक्ति समुद्रगुप्त के समय पर कौन कौन सी थी। तो पहली शक्ति थी देवपुत्र शाही। देवपुत्र शाही सहानु शाही, ये पहली शक्ति थी। अब देवपुत्र शाही सहानुशाही किसको कहा गया है? कुषाणों को कहा गया है। देवपुत्र शाही सहानुशाही किसे कहा गया है? कुषाणों को। जैसे कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क, उसकी उपाधि थी देवपुत्र। शाही, सहानुशाही, महाराजा, ये सब उसकी उपाधि थी। तो कुषाणों ने उपाधि धारण किया था, तो ये कुषाण थे। दूसरा है शक। दूसरा है शक। और तीसरे थे मुरुंड। तीसरे थे मुरुंड। आज तक पहचान नहीं की जा सकी है कि ये मुरुंड कौन थे। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि इनकी पहचान संदिग्ध है। आज तक हम जान ही नहीं पाए कि मुरुंड कहाँ से आए थे, क्या थे। ठीक है। चौथे थे ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी यानी कि श्रीलंका। ताम्रपर्णी मतलब क्या हो गया? श्रीलंका। ये विदेशी शक्तियां थे। उसका समुद्रगुप्त के साथ कैसा संबंध था, ये हमको बताना है। तो समुद्रगुप्त के साथ इनका संबंध था आत्मनिवेदन। नीति अपनाई थी इनके खिलाफ उसने, आत्म निवेदन कन्यों
पायन गुरुत्व मंदक, आत्म निवेदन कन्योपायन गुरुत्व मंदक। यानी कि आप हाथ जोड़कर अपने आप हमारे पास आइए और हमको प्रणाम कीजिए, हमको आवेदन करिए, अपनी बिटिया कन्योपायन, अपनी बिटिया अपनी पुत्री की शादी हमसे करिए और हमारे चरणों को छूकर वापस चले जाइए, तब हम आपको माफ करेंगे, अदरवाइज हम आप पर आक्रमण करके आपकी हत्या कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी नीति थी आत्मनिवेदन कन्योपायन गुरुत्व मंदक, यानी कि विदेशी शासक स्वयं हाथ जोड़कर हमारे पास आए, हमसे अपनी पुत्री का विवाह करें और हमारे पैरों को छूकर वापस चले जाए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि श्रीलंका के किस शासक ने बोध गया में बौद्ध मंदिर बनवाया था? तो श्रीलंका का एक शासक है जिसका नाम है मेघवर्मन। मेघवर्मन ने आज्ञा मांगी थी, मेघवर्मन ने आज्ञा मांगी थी। किससे मांगी थी आज्ञा? समुद्रगुप्त से। किससे मांगी थी आज्ञा? समुद्रगुप्त से, कि हमको बोध गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाना है, एक बौद्ध मंदिर बनवाना है, और अगर आप हमें अनुमति दे देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। तो समुद्रगुप्त ने उनको आज्ञा दे दिया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि बोध गया में बौद्ध मंदिर किसने बनवाया? तो आप कह सकते हैं कि श्रीलंका का शासक मेघवर्मन ने बोध गया में बौद्ध मंदिर बनवाया था। ठीक है दोस्त, समुद्रगुप्त गुप्त वंश का पहला शासक है जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। दूसरा शासक गुप्त वंश का जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था उसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। तीसरा शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था उसका नाम है कुमार गुप्त, उसका नाम है कुमार गुप्त। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए गुप्त शासकों में कितने लोगों ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो आंसर हो जाएगा 3। पहला शासक है समुद्रगुप्त, दूसरा शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय और तीसरा शासक है कुमार गुप्त प्रथम। और आगे देखते हैं दोस्त, समुद्रगुप्त के सिक्के। आगे देखते हैं दोस्त समुद्रगुप्त के सिक्के। तो आप देख रहे हैं समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया है। तो पहला जो उसका सिक्का है वह किस प्रकार का है? अश्वमेध प्रकार का सिक्का, अश्वमेध प्रकार का सिक्का समुद्रगुप्त ने चलाया था। सिक्के पर जो है घोड़ा दौड़ते हुए दिखा गया है ना, तो वो अश्वमेध प्रकार का सिक्का है। दूसरा है बीड़ा वादन प्रकार का सिक्का, दूसरा है बीड़ा वादन प्रकार का सिक्का। ठीक है, इतिहास में 2 ही शासक ऐसे हुए जो बीड़ा बजाते थे। एक मुगल शासक औरंगजेब है जो बीड़ा बजाता था, और दूसरा प्राचीन भारत का शासक है जिसका नाम है समुद्रगुप्त, वह भी बीड़ा बजाता था और बीड़ा वादन प्रकार का उसने सिक्का चलाया है। तीसरा सिक्का उसका है परशु प्रकार का, तीसरा सिक्का है उसका परशु प्रकार का सिक्का। परशुराम जी जानते हैं ना, फरसा लेकर चलते थे। तो समुद्रगुप्त ने तीसरा सिक्का जो चलाया था वह परशु प्रकार का सिक्का था। चौथा है धनुर्धारी प्रकार का सिक्का, धनुर्धारी प्रकार का सिक्का। समुद्रगुप्त ने धनुर्धारी प्रकार का भी सिक्का चलाया था। एक राजा है वह धनुष बाण चलाता हुआ दिखाई पड़ता है। 5वां गुप्तों का जो राजकीय चिन्ह था गरुड़ था। तो आप देखेंगे समुद्रगुप्त ने गरुड़ प्रकार का सिक्का भी चलाया था, गरुड़ प्रकार का सिक्का भी चलाया था। यही वजह है कि समुद्रगुप्त के सिक्कों से भी हम समुद्रगुप्त के बारे में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, समुद्रगुप्त के उपाधि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हम उपाधि भी बता देते हैं। समुद्रगुप्त ने उपाधि पहली उपाधि धारण की थी क्रमांक की, पहली उपाधि है उसकी क्रमांक की उपाधि। दूसरी उपाधि है उसकी रथ की उपाधि, रथ की उपाधि। तीसरी उपाधि है उसका
राज्यो छेता है, सर्व राज्यो छेता की उपाधि है। चौथी उपाधि है उसका जो है कविराज की उपाधि है। चौथी उपाधि उसकी कविराज की उपाधि है। पांचवी उपाधि उसकी लिच्छवी राज की उपाधि है या लिच्छवी दौहित्र की उपाधि है। और छठवीं उपाधि है उसकी परम भागवत की उपाधि। परम भागवत की उपाधि। प्रक्रमांक मतलब बहुत बहादुर है ना, बहुत बहादुर आदमी जो होता है उसको प्रक्रमांक कहा जाता है। जिसकी पहली उपाधि प्रक्रमांक की। अप्रतिरथ युद्ध में हारने वाला, युद्ध में रथों को तोड़ने वाला, सर्व राज्यों छेता, भारतवर्ष के सभी राज्यों को जीतने वाला, कविराज, बहुत अच्छा गाना गाता था इसीलिए इसकी उपाधि थी कविराज। लिच्छवी दौहित्र, इसकी माता का नाम था कुमार देवी जो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी और वह लिच्छवी कन्या थी, इसलिए इसकी एक उपाधि थी लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी राजकन्या की पुत्री। और छठवां, वह वैष्णव धर्म में बहुत आस्था रखता था, इसके लिए इसकी छठी उपाधि थी परम भागवत की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त वीडियो अच्छा लगा होगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा पाएं। थैंक यू सो मच।